सभी छात्रों को मेरा सुप्रभात। प्रिय छात्रों, आज हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि से पूर्व आप सभी से मेरे कुछ प्रश्न हैं। स्वर संधि से क्या तात्पर्य है? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि से तात्पर्य है वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन। दो स्वरों में परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 उपभेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। इसी प्रकार व्यंजन संधि व्यंजन तथा स्वर का या स्वर तथा व्यंजन का या व्यंजन और व्यंजन का मेल होने से जो भी परिवर्तन आता है वो व्यंजन संधि कहलाती है। यह परिवर्तन व्यंजन और स्वरों का होता है। उदाहरण स्वरूप परि जमा छेद, परिच्छेद। अब यहाँ पर ई जमा च स्वर और व्यंजन का मेल है। उत जमा ज्वल, उज्ज्वल। व्यंजन व्यंजन का मेल त और ज। जगत जमा ईश, जगदीश। त जमा ई व्यंजन और स्वर का मेल है। व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम व उदाहरण दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यान पूर्वक आप सभी छात्रों ने समझना है। सबसे पहला नियम व्यंजन संधि का बहुत आसान सा है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, ये वर्ग है क्या? व्यंजन में क से लेकर प तक 5 वर्ग है, जिसे कचटप भी कहा जाता है। क, च, ट, त और प। इनमें 27 व्यंजन आप लोगों के छिपे हुए हैं। वर्ग के पहले वर्ण का पहला वर्ण क्या है? क, च, ट, त और प। यही जब वर्ण पहले शब्द के आखिरी वर्ण में आए और उसके बाद आपका या तो फिर उसी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर य, र, ल, व, ह हो, या कोई स्वर आ जाए तो पहला वर्ण उसी वर्ग के मतलब क किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग में परिवर्तित हो जाता है, जिससे दिक जमा गज से बना दिगज। क किस में परिवर्तित हो गया? अपने तीसरे वर्ण में। इसलिए ये क्या बन गया? ग, आधा ग, या फिर इसे कहेंगे स्वर रहित ग। अन्य उदाहरण है दिक जमा अंबर, दिगंबर। वाक जमा ईश, वागीश। अच, अब च का तीसरा क्या है? च, छ और ज। तो च किस में परिवर्तित हो जाएगा? ज में। और अच जमा अंत, अजंत। षट जमा दर्शन, षड दर्शन। षट जमा आनन, षडानन। ज्यादातर तत्सम शब्दों का संधि विच्छेद किया जाता है। उत जमा योग, उद्योग। जगत जमा ईश, जगदीश। अप जमा ज, अबज। अबज कैसे हुआ? प, फ और ब। प अपने तीसरे में परिवर्तित हुआ तो ब में। तो ब क्या है? स्वर रहित है। अगला नियम है व्यंजन संधि का, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाना। ये होगा कैसे? यदि वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के बाद न या म आए तो पहले वर्ण का रूपांतरण 5वें मतलब परिवर्तन किस में हो जाता है? 5वें वर्ण में हो जाता है। अगर सभी छात्रों को व्यंजन याद है तो व्यंजन संधि करना बहुत ही आसान है। कैसे? क का आखिरी, क वर्ग का आखिरी वर्ण क्या है? अण। ट का ण, त का न, प का म। तो वाक जमा मय, बाडमय। षट जमा मास, षडमास। सत जमा मार्ग, सन्मार्ग। ना कि सतमार्ग नहीं बोलते हैं। अप जमा मय, अममय। आप लोगों को मैं अभ्यास के लिए
कुछ शब्द बोल रही हूँ, आप लोगों को उनका संधि विच्छेद करना है। सबसे पहला शब्द है, सब अपने छात्र कॉपी निकाल कर बैठिए, पेंसिल और कॉपी में लिखना शुरू कीजिए। दिक जमा अंबर, जैसे दिगंबर है वैसे ही अन्य शब्दों का भी संधि विच्छेद करेंगे। सदगति पहला शब्द, सदवाणी, भगवत भक्ति, भगवद भक्ति, द के नीचे हलचन, सद्भावना, जगदीश, दिगंत, तद तदनुसार, तदनुसार, तद न के नीचे ऊ की मात्रा और सार, तदनुसार, जगन्नाथ, सन्नारी, सन्नारी, जगन्नाथ में जग आधा न फिर ना अर्थ, सन्नारी, स आधा न और नारी, सन्नारी, तन्मय, उन्मेष, सन्मार्ग। इन सभी शब्दों का आप संधि विच्छेद करेंगे इन दोनों नियमों के अनुसार। पहला नियम क्या बोला था? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। दूसरे नियम क्या बोला था? वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। आइए अब त संबंधित नियमों को जानते हैं। त में कैसे परिवर्तित हो जाता है। त में त के पश्चात अगर त के बाद आपका ल हो तो त ल में परिवर्तित स्वर रहित ल में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हम, यदि त के बाद आपका च या छ हो तो त किस में परिवर्तित होगा? आधे च स्वर रहित च में। वैसे यदि त के बाद ल आए तो त ल में परिवर्तित हो जाता है। ल में परिवर्तित होने का उदाहरण है उत जमा लेख उल्लेख, उत जमा लास उल्लास, शरत जमा लास शरलास, तत् जमालीन तल्लीन। ध्यान देना। अब यहाँ पर आपके पास उदाहरण है, त का च या छ आए तो च में परिवर्तन कैसे हुआ? उत जमा चारण उच्चारण, उत जमा चीन उच्चीन। त किस में परिवर्तित हो गया? आधे च में। क्यों? त के बाद जमा के बाद क्या था? च था। यदि त के बाद ज या ज हो तो वो आधे ज में स्वर रहित ज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सत जमा जन सज्जन। आप यह शब्द बार बार पढ़ते हैं, लिखते हैं, पर ये संधि विच्छेद करते वक्त सत हो जाता है। सत का मतलब सही और जन का मतलब लोग, सज्जन। उत जमा ज्वल उज्ज्वल, उज्ज्वल पे ध्यान देना। आधे से ज्यादा छात्र उज्ज्वल में गलती करते हैं, वो ज को क्या कर देते हैं? संधि शब्द लिखते वक्त बहुत सब जौ को क्या कर देते हैं? स्वर सहित जौ, पूरा जौ लिखते हैं, जो गलत है। अन्य उदाहरण है जगत जमा जननी जगजननी, उत जमा ज्वल उज्ज्वल, विपत जमा जाल विपजाल, जाल विपजाल। यदि त के पश्चात ट या ड हो तो त ड या ड में बन जाता है। कैसे बनता है? त किस में परिवर्तित हो जाएगा? आपका ट में। और अगर त के बाद ड हो तो वो ड में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान देना। तत् जमा टिका तट्टिका, बृहत जमा टिका बृहट टिका। अब है उत जमा डयन उड्डयन। यहाँ पर देखिए उत जमा डयन उड्डयन। यदि त के बाद ल हो तो त का ल हो जाता है। हमने पहले भी इसे समझा था, जैसे उल्लेख और क्या तल्लीन। यदि त के बाद ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनना। त के बाद अगर ह हो तो त द में परिवर्तित हो जाएगा और ह किस में परिवर्तित हो जाएगा? ध में। जैसे तत् जमा हित तधित, त धी त तधित तधित। कैसे हो जाएगा? तत् जमा हित तधित त, और फिर त अगर दोबारा से आया है
तो त का स्थान पे ध है, तो त ध की ध्वनि पहले, फिर ह का क्या है द, तो तधित, तधित। वैसी है तत् जमा हार, उत जमा हार, उद्धार, उ ध और दार, उद्धार। ठीक है। अन्य उदाहरण है पत जमा हति, प ध दति, पद्धति, पद्धति। एक और अन्य उदाहरण है उत जमा हत, उद ध दत, उद्धत, उद्धत। अब है म के संबंध में नियम। अब म संबंधित नियम क्या है? यदि म के पश्चात आपका क, च, ट, त, प आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। या तो पंचम वर्ण आएगा। अब पंचम वर्ण का अब प्रयोग नहीं होता है तो हम क्या लगाते हैं? अनुस्वार में परिवर्तित करते हैं। जैसे सम जमा कल्प, संकल्प, सम जमा चयन, संचय, सम जमा तोष, संतोष, सम जमा पूर्ण, संपूर्ण। यदि म के बाद य, र, ल, व, श, श्य, स और ह आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। फिर भी म का क्या होगा? अनुस्वार में परिवर्तित होगा। जैसे सम जमा योग, संयोग, सम जमा रक्षक, संरक्षक, सम जमा लग्न, संलग्न, सम जमा वाद, संवाद, सम जमा शय, संशय, सम जमा सार, संसार, सम जमा हार, संहार। यदि म के बाद फिर दोबारा से म आए तो द्वितीय व्यंजन म हो जाता है। कहने का तात्पर्य है म से परे अगर म आए तो वो द्वित्व व्यंजन का प्रयोग होगा, ना कि अनुस्वार का। जैसे सम जमा मुख, सम्मुख, सम जमा मिश्रण, सम्मिश्रण, सम जमा मोहन, सम्मोहन, सम जमा मति, सम्मति, सम जमा मान, सम्मान। अब है अन्य और भी है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अब है छ के संबंध में नियम। अब छ के संबंध में क्या नियम है ये जानना आप सभी के लिए जरूरी है। छ के संबंध में नियम। अभी तक हमने त संबंधित नियम, म संबंधित नियम जाने, अब छ संबंधित। यदि किसी स्वर के बाद, मैंने क्या बोला? यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो वो च और छ हो जाता है। तो छ के साथ च भी प्रयोग होगा। जैसे आ जमा छादन, आच्छादन, वी जमा छेद, विच्छेद, अनु जमा छेद, अनुच्छेद। अब न में ऊ की मात्रा है तो प्लस से पहले क्या आ रहा है आप लोगों का? ऊ का स्वर आ रहा है। जमा से पहले ऊ का स्वर आ रहा है तो स्वर ही है, न में स्वर है, इसीलिए फिर छ आ रहा है तो बीच में हम क्या करेंगे? मध्य में च का प्रयोग करते हैं, वो भी स्वर रहित च का। अब है स का श कैसे हो जाता है, इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा। नियम क्या है? अगर स से पहले अ आ से भिन्न स्वर कोई भी अन्य स्वर आए तो वह श में परिवर्तित हो जाएगा। मैंने क्या बोला? अगर स से पूर्व कोई भी अन्य क्या है आप लोगों का? स्वर आए, वो भी कौन सा अन्य स्वर? अ और आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आए तो वो श में परिवर्तित होगा, षटकोण वाले श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वी जमा सम, विषम, वी जमा साध, विषाद, सु जमा समा, सुषमा। और अन्य उदाहरण है अभी जमा सेक, अभिषेक, सु जमा सुपित, सुषुपित, नी जमा सेद, निषेध, नी जमा सिद्ध, निषीध, अभी जमा सिक्त, अभी अभिषिक्त बोलते हैं, वी जमा सम, विषम। र के संबंध में नियम। निर जमा रस, निरस। अब र के संबंध में क्या नियम है यह आप लोगों को जानना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर क्या है? र के संबंध में नियम है कि निर जमा रस। अब जो र से पहले जो भी मात्रा लगी होगी वो बड़ी ई में, दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगी, इसलिए निर जमा रस, निरस,
बड़ी ई में परिवर्तित है, और र से पूर्व यहाँ पर भी बड़ी ई का प्रयोग किया गया है, तो वो निरीव में परिवर्तित हो गई। न का ड़ में परिवर्तन कैसे होता है? अगर री र श से परे न का ड़ हो जाता है, अगर मैंने क्या बोला आपको, री र और श के बाद अगर न या ण हो जाता है, परंतु यदि बाद में कोई भी चवर्ग च छ ज ज ण या टवक ट ठ ड ढ ण, ठीक है, या त थ द ध न वर्ग या श या स आ जाए तो न ण में परिवर्तित नहीं होता है, सिर्फ री र श के नियम में परिवर्तित होता है। जैसे परि जमा नाम परिणाम, तो ना किस में परिवर्तित हो जाएगा? ड़ में परिवर्तित। ये जमा के बाद पहले भी आ सकता है, मध्य में भी आ सकता है और अंत में भी न आ सकता है, पर परिवर्तित किस में होगा? ड़ में। अन्य उदाहरण है हर जमा न हरण, भर जमा न भरण, तर जमा न तरण, री जमा न ऋण, भूष जमा न भूषण, प्र जमा मान प्रमाण, शो शो जमा न शोषण। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब हम आते हैं विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि के नियमों को जानना अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत में ज्यादातर विसर्ग का प्रयोग होता है और विसर्ग की ध्वनि होती है ह। जैसे हम क्या बोलते हैं, अहा, ह की ध्वनि है। विसर्ग का ओ हो जाना, पर हुआ कैसे, नियम जानना बहुत आवश्यक है। अब सभी छात्र इस नियम को जरूर लिख लेंगे। विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग से पूर्व यदि क्या है आपका, विसर्ग से पूर्व यदि अ हो और बाद में विसर्ग के बाद में अ या किसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का क च ट त प वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या फिर य र ल व ह हो तो विसर्ग का रूपांतरण ओ हो जाता है। जैसे यशः जमा गान, यशोगान। अब विसर्ग से पहले श में अ शामिल है, जमा गान में भी क्या है आपकी आ की मात्रा है, साथ में क ख और ग, ये क वर्ग का तीसरा वर्ण भी है ग, तो इसीलिए ये ओ में परिवर्तित हो गई। विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया? ओ की मात्रा में। मनः जमा रथ, मनोरथ। वैसे मनः जमा अनुकूल, मनोनुकूल। मनः जमा बल, मनोबल। मनः जमा रथ, मनोरथ। अब आगे बहुत सारे आप लोगों के लिए अभ्यास के लिए शब्द है मेरे पास, आप सब अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मनोविकार का आप विसर्ग संधि में कैसे परिवर्तित करोगे? मनः जमा विकार। वैसे ही मैं आप लोगों को संधि विच्छेद करके दे रही हूं, बता रही हूं शब्द, आपको संधि शब्द में परिवर्तित करना है। मनः जमा योग, तेजः जमा मय, रजः जमा गुण, तपः जमा बल, तमः जमा गुण, यशः जमा दा, पयः जमा द, मनः जमा हर। अब आगे बढ़ते हैं। विसर्ग का र, वो भी स्वर रहित र में कैसे परिवर्तित होना है। विसर्ग से पहले यदि अ आ से भिन्न इन दोनों स्वरों को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई और स्वर आए, मतलब जमा के बाद कोई स्वर आए या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए या य र ल व हो में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग स्वर रहित र में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए दुह जमा गुण, दुर्गुण। पुनः जमा जन्म, पुनर्जन्म। निह जमा अर्थक, निरर्थक। निह जमा धन, निर्धन। निह जमा मल, निर्मल। अब निरर्थक में र पूरा का पूरा क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर अ था और जब विसर्ग और अ मिल गया, कहने का मतलब है विसर्ग की जमा स्वर रहित र था
तो स्वर रहित र और अ मिल गया, स्वर मिल गया, तो र क्या हो गया, स्वर सहित हो गया। इसीलिए र किसी के शीर्ष पर नहीं लगा है। निह जमा मल निर्मल, दुह जमा गुण दुर्गुण, दुह जमा बल दुर्बल, दुह जमा जन दुर्जन, निह जमा आहार निराहार। अब यहां पर भी निह जमा आहार आया है, तो आ की मात्रा के साथ अगर स्वर रहित र आधा स्वर मतलब आधा र जुड़ जाता है तो वो पूर्ण हो जाता है, इसीलिए वहां पर रा लिखा गया है। अब है विसर्ग का श हो जाना। अब श कैसे हुआ, विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और उसके बाद क्या है आपका च छ या श खुद से हो तो विसर्ग श हो जाता है, स्वर रहित श में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो निह जमा चल, विसर्ग के बाद च आए या फिर छ आए या खुद से क्या हो पूरा श आए तो वो विसर्ग किस में बदल जाएगा आप लोगों का, स्वर रहित श में। तो इसलिए इसको निश्चल कहा जाता है। निह जमा चय निश्चय। अन्य उदाहरण है निह जमा चल निश्चल, निह जमा चिंत निश्चिंत, निह जमा छल निश्चल, दुह जमा चक्र दुष्चक्र, हरिह जमा चंद्र हरीश चंद्र, दुह जमा शासन दुशासन, दुह जमा चरित्र दुष्चरित्र। विसर्ग का स हो जाना। अब स कैसे हुआ, नमः जमाते नमस्ते में कैसे परिवर्तित हुआ, इसका भी नियम है। विसर्ग के परे विसर्ग के बाद यदि त या फिर खुद से स आए तो विसर्ग आधे स स्वर रहित स में परिवर्तित हो जाता है। मैंने क्या बोला, त आए, पहले वाले स में क्या था आपका च या छ या खुद से श आए, यहाँ स या त आए। नमा जमाते नमस्ते, निह जमा संतान निस्संतान। अन्य उदाहरण है दुह जमा तर दुस्तर, दुह जमा साहस दुस्साहस, निह जमा तेज निस्तेज, दुह जमा सह दुस्सह, नमः जमाते नमस्ते, मनः जमा ताप मनस्ताप, निह जमा संकोच निस्संकोच बोला जाता है। अब आइए अन्य उदाहरण है श की तरफ बढ़ते हैं। विसर्ग का श कैसे परिवर्तित हुआ, यदि विसर्ग से पूर्व आपका ई या ऊ हो, ई छोटी ई या छोटे ऊ की मात्रा हो, कहने का मतलब है ह्रस्व ऊ या ई की मात्रा का प्रयोग हो, और विसर्ग के बाद क ख ट ठ, क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। कैसे, ध्यान पूर्वक देखिएगा। दुह जमा कर्म दुष्कर्म, निह जमा पाप निष्पाप, दुह जमा कर्म दुष्कर्म, चतुह जमा पाद चतुष्पाद, निह जमा काम निष्काम, दुह जमा परिणाम दुष्परिणाम, धनुह जमा टंकार धनुष्य टंकार, निह जमा पाप निष्पाप, निह जमा कपट निष्कपट, निह जमा फल निष्फल। विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग को क्या कर देना, गायब कर देना, विसर्ग का प्रयोग नहीं करना। ध्यान पूर्वक, आपने निरोग अभी पहले भी पढ़ा था। अब कैसे करेंगे विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर पहले आने वाले स्वर्ग का दीर्घ हो जाना। अब यहाँ देख रहे हो ना, निह जमा रोग विसर्ग का लोप हुआ और दीर्घ कैसे बन गया, ध्यान पूर्वक सुनेगा। यदि विसर्ग से पहले आपका अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कोई भिन्न स्वर आ जाए, ये देखिए ना, अ आ अतः जमा एव, अतएव विसर्ग से पहले त में अ स्वर है और उसके बाद भी क्या है, कोई अन्य स्वर है, तो विसर्ग का लोप हो गया, अतः जमा एव।
पूर्व सर्व अगर दीर्घ हो या विसर्ग का लोप कैसे होगा? यदि विसर्ग के आगे क्या लगाया हुआ हो, र हो, तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। इसीलिए तो निह जमा रोग और साथ में जो मात्रा होती है वह दीर्घ में परिवर्तित हो जाती है। तो नी में आपका ह्रस्व ई का प्रयोग किया गया है, पर आगे जमा के आगे क्या है आपके रोग में पहला वर्ण क्या है? र है। तो वो किस में परिवर्तित हो गया? विसर्ग का लोप हुआ और न किस में हो गया? दीर्घ ई में परिवर्तित हो गया, इसलिए निरोग है। निरस में भी यही नियम लागू होता है और अतैव में स्वर वाला नियम लागू होता है कि ओ आ आना चाहिए और उसके बाद विसर्ग के बाद कोई अन्य भिन्न स्वर लिखा होना चाहिए यहाँ पर, तभी वो किसमें परिवर्तित होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा और किसी भी चीज में परिवर्तित नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। विसर्ग में परिवर्तित ना होना क्यों नहीं हो रहा है? विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग से परे क या प हो जाए तो विसर्ग में परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, क या प आ जाए तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अंतः जमा करण, अंतःकरण, पयः जमा पान, पयः पान। पय का मतलब पीना, पानी, पान करना, पीने का। प्रातः जमा काल, प्रातः काल। अधः जमा पतन, अधः पतन। विसर्ग संधि का नियम आप सबके लिए जानना इसलिए जरूरी है, संस्कृत के छात्र तो जानते ही जानते हैं, साथ में हिंदी छात्रों के लिए, क्योंकि काफी सारे शब्द तत्सम रूप में हिंदी में अपनाए गए। पर वो बने कैसे? जब आप इस विसर्ग संधि के नियमों को जानते हो तभी आप लोगों को उस चीजों का ज्ञान होता है कि तत्सम शब्द है क्या और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। आप सभी को, सभी छात्रों को ईआरपी में इन नियमों से संबंधित व्यंजन विसर्ग संधि से संबंधित वर्कशीट, आपकी अभ्यास कार्य की शीट, आप सबको पत्र आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप सभी ने नियमों को ध्यान में रखते हुए इनका अभ्यास, खूब खूब अभ्यास क्या है करना है। धन्यवाद।